everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. इंडिया में जनाब इलेक्शंस हो रहे हैं और इंडिया का ये स्टांस है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये हकीकत है या अफसाना। जानते हैं मिस्टर आसिम सिद्दीक, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है? सच है या हकीकत है या अफसाना? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और वहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अच्छा, डेमोक्रेसी की ना पहले डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। जी। आप सिर्फ वोट कास्ट करने से अगर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी हो जाती है तो फाइन, इट इज़ राइट। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, बट उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है वो कितनी फला के काम करते हैं। क्यों? इंडिया में गुर्बत सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे इंडिया के अंदर है। तो जो डेमोक्रेसी ये कहते हैं वो डेमोक्रेसी कम और वो इलेक्शन ज़्यादा है। आप अगर बड़े कंट्रीज़ में जाके देखें, यूएसए के अंदर इलेक्शन होते हैं, यूके के अंदर होते हैं, आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ पर अगर आप सही डेमोक्रेसी को देखते हैं ना तो वहाँ पर है जहाँ पर निचले लेवल तक लोगों का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ अपर कास्ट के लिए, ऊपर के लोगों के लिए होते हैं। गरीबों का वोट होता है, फ़ायदा ऊपर के लोग उठाते हैं। यहाँ पर अंबानी भी हैं, यहाँ पे टाटा भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको आप डिफरेंट जगहों पे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी इतने अरब, इतने करोड़ ये, बट वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ाना सुसाइड करती है। एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बग़ैर कुछ खाए पिए रात को सोती है। बहुत बड़ी तादाद है जिनके सर पे छत नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है जिनको किसी तरह की मेडिकल सहूलत नहीं है। इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल टूरिज़्म है, लेकिन इंडिया के अंदर ही बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन तक कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं जाती। सो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या बात ठीक है, बात वो ठीक है इलेक्शन की हद तक, लेकिन जो डेमोक्रेसी के प्रॉपर फ़ायदे हैं वो एक भी नहीं नज़र आता, आवाम तक नहीं पहुँचते। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। लेकिन जब ये बताएं इलेक्शंस हो रही हैं तो ये जो मोदी साहब हैं, तीसरी बार वज़ीर आज़म आपको बनते दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, मोदी साहब का जो है ना बैकग्राउंड अगर आप चेक करें ना तो ही इज़ फ्रॉम अ वेरी 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 हार्ड लाइन पार्टी, बीजेपी। हार्ड लाइन पार्टी वो कि जिसका सिर्फ एक एजेंडा है, मुसलमानों को मारो और हिंदुओं को बढ़ावा दो। अभी जो पिछले 2 टेन्योर हैं अगर आप वो मोदी साहब के देखें तो उसके अंदर बहुत क्लियर बाइस्ड है वो टुवर्ड्स हिंदूज़। देखें, कोई भी मुल्क कास्ट, फिरके या इस तरह की डिवाइड के ऊपर नहीं चल सकता। आई keep on saying this, that the most beautiful thing about India was its secularism. Was, अब वो ख़त्म हो चुका है। It was. India is heading toward a breakdown जिसके अंदर वो एक बहुत बड़ा जिसे एक लोग कहते हैं ना नेशनलिज्म, हम उसको कहते हैं एक्सट्रीमिज्म। आप देखें ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें 10 साल से एक ही पार्टी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें 10 साल से एक ही तरह की कबीना जो घूम फिर के ऊपर आ जाती है और आगे भी वही नज़र आ रहा है? सो इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डिक्टेटरशिप। इंडिया इज़ हेडिंग टुवर्ड्स दैट। इलेक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर आपको पता होता है कि यार जो बंदा वोट लेगा वो आएगा। इस इलेक्शन के रिजल्ट पहले ही पता थे कि किसने जीतना है और कहाँ से जीतना है। सो अब आपके सामने है, अब आप देखिएगा, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd टाइम, बिकॉज जो लोग इनको लाना चाहते हैं वो उनके अपने एजेंडाज है। कौन सी ताकतें हैं? ये वो ताकतें हैं जो मज़हब बेचती हैं, ये वो ताकतें हैं जो कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदू देवता, हिंदुइज़म, इन चीज़ों को आगे लेके प्रमोट करती है। जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं अगर आप उनको देखें तो किसी का भी कोई कारोबार ऊपर नहीं जा रहा, किसी को भी रोज़गार नहीं मिला, किसी की भी नौकरी मिली। अच्छा, नॉट ओनली मुस्लिम्स, बाकी की भी जो कास्ट है, बाकी की भी जो लोग हैं, पॉवर्टी लाइन वहीं पे खड़ी है। जो एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर दे दी जाती है कि जी यहाँ पर ये इतने बिलियंस आ रहे हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, वो बिलियंस सिर्फ कुछ लोगों की पॉकेट्स में जा रहे हैं। देखें, डेमोक्रेसी और इस सब का जो एक सिलसिला है वो असल में तो है कि आप एक दूसरे का एहतसाब कर सके, अकाउंटेबिलिटी कर सके। जब पिछले 15 साल 10 साल से एक ही गवर्नमेंट होगी, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आने वाली गवर्नमेंट चेंज होती है, वो अकाउंटेबिलिटी करती है पिछली की।
उससे पता होता है कि भाई हमारे पे कोई चेक एंड बैलेंस होगा. सो नाउ द होल सिस्टम इज करप्ट. राहुल गांधी या दूसरी जो पार्टीज है वो ख़त्म हो चुकी हैं. आप पार्टी थी, उनका जो हेड था उसको जेल में डाला गया, अभी वो पिछले दिनों बाहर निकले. सो ये वो चीज़ें हैं कि जो थोड़ा सा सर उठाए उसका सर कुचल दो. सो इंडिया इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक डाउन और दिस इज़ नॉट गुड. दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन. पाकिस्तानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस करें, हम चाहते हैं कि वो ऊपर आए. बिल्कुल, जरूर जरूर. लेकिन जिस तरह से वो ऊपर आ रहे हैं, हम इस सिलसिले से गुजर चुके हैं. हमारे अगर तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी तो एक्सट्रीमिज्म था और इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट. ठीक, तो मुझे आप ये बताइए, जब हम बात करते हैं अगेन मोदी साहब की, तो आप बताएं कि वो फॉर एग्जांपल अगर तीसरी बार वजीर आज़म बनते हैं तो क्या वो भारत के वजीर आज़म होंगे या हिंदुस्तान के? बिल्कुल सही पूछा आपने, बिल्कुल सही पूछा. वो बिल्कुल हिंदुस्तान के ही होंगे क्योंकि भारत इज लॉन्ग गॉन. भारत वाज बेसिकली अ सेकुलर कंट्री. जो भी वो था नहीं था, दैट इज़ अ लॉन्ग डिबेट. बट एज अ जर्नलिस्ट हम लोग कंपैरिजन करते होते थे उनके साथ कि लुक वहाँ पर ये भी है, वहाँ पर इस तरह से भी है, वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे. बट नाउ वी सीरियसली लुक डाउन ऑन टू देम. ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं या जो पिछले 10 साल में हुकूमत रही है, वहाँ पर किसी भी तरह से कोई तब्दीली का ऑप्शन नहीं रहा. वहाँ पे अब डिक्टेटरशिप आ चुकी हुई है. एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी की, एक रिलीजन की. पार्टी इज बेस्ड ऑन अ रिलीजन. जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ पार्टी है ना जो रिलीजन के नाम पे है, बीजेपी इज अ पार्टी बेस्ड ऑन अ रिलीजन. ये कोई इस तरह की पार्टी नहीं है कि जो लोगों के वो बनी ही जो है बेसिकली रिलीजन कार्ड यूज़ करते हुए, और वो उसी का कार्ड यूज़ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे. सो फॉर दैट पर्पस इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि अगर वो इलेक्ट होते हैं तो एक ही तरह के लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा और एक ही तरह के बेचारे लोग जो है वो पिसते चले जाएंगे. ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये कोई इलेक्शंस नहीं है, ये एक डिक्टेटरशिप है जो स्टार्ट हो चुकी है. एज गुड नेबर्स, एज अ जर्नलिस्ट, आई विश कि ये लोग इस दलदल में ना जाएं. यहाँ पर भी कोई तब्दीली आए, कुछ गैप आए ताकि लोगों को पता चले. तब्दीली कैसे आती है? तब्दीली तब आती है जब आप किसी डिफरेंट बंदे को आगे लेके आते हैं और वो आपको अकाउंटेबल ठहराता है, वो आपकी चीज़ों को चेक करता है. अब पिछले 10 साल में क्या हुआ, अगले 5 साल वाली गवर्नमेंट भी नहीं की है, कौन चेक करेगा? 15 साल बाद, 20 साल बाद जब तब्दीली आएगी, देन पीपल विल नो कि क्या हुआ. ये टाटा, अंबानी और ये सारी जो एम्पायर्स हैं, ये क्यों बनाई गई, किसने बनाई, क्यों जंगें लड़ी गई, क्यों, क्या, कैसे सारा कुछ हुआ. तो ये मौका ही नहीं दिया जा रहा और एक बबल बना दिया गया है, ब्यूटीफुल बबल, जिसके अंदर कहा जाता है कि जी इकोनॉमिकली वी आर गोइंग अप. इट्स अ बबल. जब ये फटेगा तो हमारे नेबर्स बहुत तकलीफ में आएंगे. सो फॉर देम इट्स बेटर कि कोई नई गवर्नमेंट आए, कोई चेंज आए, ताकि पिछलों की अकाउंटेबिलिटी हो और अगली बार जब आए तो वो भी अपना स्टांस दें. ओह यस यस यस. अब जैसे देखिए सियासी बयानात की जब मैं बात करती हूँ तो पाकिस्तान में 20 सियासी बयानात चलते हैं. जैसे इमरान खान को मौलाना फजलुर रहमान यहूदी एजेंट कहकर पुकारते थे. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं सियासी बयानात देता हूँ. लेकिन अब जब बात करते हैं दूसरी जानब इंडिया की, तो जैसे कि आप देख लें कि आदित्यनाथ योगी और बाकी दीगर सियासतदान कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी वजीर आजम बन जाते हैं तो हम अगले 6 महीने में ही आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे. आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, इसमें ना बड़ी सिंपल सी बात है. देखें, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन के दौर में सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया के जब भी इलेक्शन हुए हैं ना तो बीजेपी ने कोई ना कोई कार्ड खेला है. अच्छा, ये ना वैसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बड़ा नॉर्मल सा समझा जाता है सियासी बयान, बट ये एक हकीकत है कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात है वो ख़राब हो जाते हैं बॉर्डर के ऊपर. कभी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा दिया जाता है जिसका पता ही कुछ नहीं होता. और इसको क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट करंट होती है उसके पास कोई इतनी अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होती. उन्होंने लोगों के दिल में पाकिस्तान की नफरत पैदा करके वोट कास्ट कर लेना होता है. अभी भी ये जो बयान आ रहा है ये सिर्फ वोट कास्टिंग है. इसकी हकीकत लोगों को पता है कि उनके साथ 26 फरवरी को क्या हुआ. खैर, अब मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि जंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. जंग हमेशा होती है जब एक सुपीरियर हो और एक इन्फीरियर हो. अब दोनों का मुकाबला है, दोनों को पता है कि दोनों के क्या क्या उनके पास आर्टिलरी है. सो ये एक समझदार बंदे को समझ आना चाहिए. ये जो लोग कहते हैं ना कि जी जंग और ये, अब समझ आना चाहिए कि इट्स नो ऑप्शन नाउ, वी हैव टू प्रोग्रेस. और ये कश्मीर ले लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे,
अगर इस तरह का कुछ करना होता तो 75 साल के अंदर ये कर चुके होते, और ना आगे 75 साल में, और ना अगले 75 साल में ये लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ वही कह सकते हैं सियासी बयानात हैं और कुछ नहीं। तो मुझे ये बताइए, कुछ दिन पहले आज़ाद कश्मीर में जो हंगामा रही थी, जो अनरेस्ट था, क्या उनका इन सियासी बयानात के साथ कोई ताना बाना बनता है? अब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा सुनने में आ रहा है जी कि वो देखे आज़ाद कश्मीर में ये हंगामे हुए और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट कहना शुरू हो गई हमारे पास चल के आ जाएगा ये वो। देखिए ये रियलिटी क्या है आज़ाद कश्मीर की, पहले ये समझ लें। 1 साल पहले मई के अंदर भी वहाँ पर हंगामे हुए थे। वहाँ पर हंगामा मतलब रैलीज निकाली गई थी महंगाई के खिलाफ, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर निकाली जाती है। ओवरऑल इन्फ्लेशन आई। अच्छा, उस वक्त बड़ा पूरे में एहतजाज था, वो स्कैटर्ड हो गया। उसके बाद एक कमेटी बनी जिन्होंने मेक श्योर किया कि हम गवर्नमेंट को बोलें कि हमारी जो बिजली है वो हमें थोड़ी सस्ती दी जाए, आटा सस्ता दिया जाए, बाकी चीज़ों के ऊपर जो है हमें सब्सिडी दी जाए, और जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी थी उनके, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। जब गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन था, इलेक्शन की चीज़ें थी जिस वजह से डिले होगी। नाउ द एक्शंस हैव बीन टेकन, जिसकी वजह से सारे हंगामे, सारी रैली, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये सिलसिला पिछले साल से चला हुआ था, जिसको ताने बाने उन्होंने अपने इलेक्शन के लिए यूज़ कर लिया। अभी पिछले दिनों जो अनरेस्ट थी उसका किसी तरह से इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक बड़ा डोमेस्टिक सा इशू था, और जो कि आपको पता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी मुजाहरे हुए महंगाई के खिलाफ, इसी तरह से वहाँ पर हुए, और इसमें कुछ नहीं था। हाँ, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए जिसको इंडियन मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, क्योंकि 75 साल के अंदर कभी भी जो मोहब्बत है कश्मीरियों की पाकिस्तान की वो कम नहीं हुई, ना अभी हुई है। आज भी उतनी ही शान से पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा लगा हुआ है जैसे 75 साल में लगा रहा। सो ये सिलसिले चलते रहते हैं। और अगेन आई वुड से दिस कि ये जो महज सियासी बयानात है, ये इनको पता है कि अब हम कुछ और नहीं कर सकते सिवाय बयानों के। इनको पता है कि हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस दिखाने को नहीं है सिवाय 3-4 ख़ानदानों के, 3-4 ग्रुप्स के। इंडिया के पास और कुछ नहीं है दिखाने को, विच इज़ अ वेरी वेरी लो पॉइंट। वी विश देम ऑल दी बेस्ट। हमें लगता है कि एक अच्छी प्रोग्रेसिव नेशन थी जो कि अब डाउन द ड्रेन जा रही है, कुछ अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ ये बार बार एक ही पार्टी को इलेक्ट होने की वजह से, और सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस कार्ड खेला जाता है, इससे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि कई आने वाली दहाइयों तक इसका असर नहीं जाएगा। अगले 100 साल तक इंडिया नहीं रहेगा, वो हिंदुस्तान ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया उन तमाम अपडेट से जो कि इंडिया में इस वक्त हो रही हैं। ऑब्वियसली जब बात करते हैं इलेक्शंस की और इंडिया अपना स्टांस लेके पूरी दुनिया को बताता है कि वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके हवाले से भी आपने बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कमेंट करना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर दीजिए। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट समर पॉडकास्ट सेशंस। बाय बाय।